नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्षी नेताओं पर निशाना। ओडिशा के बलांगीर में प्रधानमंत्री ने कहा, बख्शे नहीं जाएंगे सरकारी धन के लुटेरे। शिक्षा, कनेक्टिविटी, संस्कृति और पर्यटन से जुड़ी 1,500 करोड़ की परियोजनाओं का किया शुभारंभ। विमानन क्षेत्र के लिए सरकार का साल 2040 के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी। देश में ही विमानों के निर्माण पर जोर। अगले 15 से 20 साल में 100 नए एयरपोर्ट बनाने पर फोकस। सीमा पार आतंकवाद और पाकिस्तानी सेना के किसी भी उकसावे का माकूल जवाब देगा भारत। 71वें सेना दिवस पर सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत का बयान। दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में दिखी सेना की आन बान और शान। संगम नगरी प्रयागराज में अध्यात्म की चमक। पहले शाही स्नान के साथ कुंभ 2019 का शुभारंभ। साधु संतों समेत अब तक 53 लाख से ज्यादा लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। और एडिलेड वनडे में इंडिया के सामने जीत के लिए 299 रनों की चुनौती। सीरीज में बने रहने के लिए टीम इंडिया के सामने करो या मरो का मुकाबला। 3 मैचों की सीरीज में मेजबान टीम 1-0 से आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा में 1550 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। बलांगीर में हुए कार्यक्रम में उन्होंने झारसुगुड़ा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क समेत कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। ये पार्क एक प्रमुख लॉजिस्टिक केंद्र के रूप में स्थापित होगा और इसके साथ ही राज्य में कारोबार में सुगमता को काफी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने सोनपुर में केंद्रीय विद्यालय के स्थायी भवन की भी आधारशिला रखी। इस भवन में 1000 से भी अधिक विद्यार्थियों के लिए स्कूली शिक्षा से जुड़ी आधुनिक सुविधाएं होंगी। लोगों को पासपोर्ट सेवाएं सुलभ कराने और यात्रा से जुड़ी लोगों की परेशानियां कम करने के लिए प्रधानमंत्री ने केंद्रपाड़ा, पुरी, जगत सिंहपुर, बरगढ़, कंधमाल और बलांगीर में नए पासपोर्ट सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया। साथ ही बौद्ध स्थित नीलमाधव और सिद्धेश्वर मंदिर में जीर्णोद्धार और नवीनीकरण से जुड़े कार्यों का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने आज बलांगीर और बिचुपल्ली के बीच नई रेल लाइन का शुभारंभ किया और ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 15 किलोमीटर लंबी बलांगीर बिचुपल्ली नई रेल लाइन ओडिशा के तटीय क्षेत्र को पश्चिमी ओडिशा से कनेक्ट करेगी, जिससे पूरे राज्य में विकास के साथ विकास होगा। और उन्होंने 13.5 किलोमीटर लंबी बरापल्ली, डूंगरीपाली और बलांगीर देवगांव सड़क लाइन के दोहरीकरण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। साथ ही थिरुवल्ली सिंगापुर रोड स्टेशन के बीच पुल संख्या 588 को भी राष्ट्र को समर्पित किया। साथियों, पूर्वी भारत के विकास के लिए, ओडिशा के विकास के लिए केंद्र सरकार का अभियान निरंतर जारी है। यहां 1550 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण या शिलान्यास किया गया है। ये परियोजनाएं शिक्षा से जुड़ी हैं, कनेक्टिविटी से जुड़ी हैं, संस्कृति और पर्यटन से जुड़ी हुई हैं। शिक्षा मानव संसाधन का विकास करती है। ये संसाधन तब अवसरों में बदलते हैं जब कनेक्टिविटी का भी सहारा हो। इसी भावना के तहत ओडिशा में कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के बलांगीर में एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार लगातार इसकी कोशिश कर रही है कि व्यवस्था से हर उस कमी को दूर किया जाए जो गरीबों का अधिकार छीनने में मददगार बनती हो। उन्होंने कहा कि सरकार ने बीते 4.5 साल में देश में 6 करोड़ से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड, फर्जी गैस कनेक्शन, गलत नाम से स्कॉलरशिप पाने वाले और गलत नाम से पेंशन हथियाने वालों के नामों को रद्द किया है। उन्होंने कहा कि अब जब फर्जी राशन कार्ड से होने वाली लूट बंद हुई है तो गरीबों को सस्ते राशन का भी रास्ता साफ हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जिनकी तिजोरी में लूट का धन जाना बंद हुआ है वो साजिश रच रहे हैं और अब ये लोग इकट्ठा भी होने लगे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि उनके खिलाफ साजिश रचने वाले कभी सफल नहीं होंगे। जिनकी तिजोरी में गरीबों से लूटा हुआ धन जाना बंद हुआ है वो मुझसे बदला लेने की फिराक में है। कोशिश करेंगे, लेकिन आपके आशीर्वाद से वे सारे विफल होने वाले हैं, ये मेरा विश्वास है। साथियों, आज देश में यही तो हो रहा है और इसलिए तो मोदी के खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, साजिशें की जा रही है। इतना ही नहीं, मोदी को रास्ते से हटाने के लिए अब ये लोग इकट्ठे होने लगे हैं। मैं भी भगवान जगन्नाथ की धरती से ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, ये चौकीदार गरीबों की कमाई को लूटने वालों के सारे खेल बंद करा करके ही रुकने वाला है। जिसने गरीबों को लूटा है उसे ये चौकीदार सजा दिला करके ही मानेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान संशोधन करके सामान्य वर्ग के गरीबों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिससे सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को अपने सपने पूरा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बीते 4.5 साल में ओडिशा में रेलवे के विकास के लिए ही 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया गया, जो पुरानी सरकार की तुलना में 5 गुना अधिक है। उन्होंने ओडिशा की बीजेडी सरकार पर आदिवासी हितों के लिए मिले धन को खर्च नहीं करने का भी आरोप लगाया और कहा कि चुनाव का इंतजार किए बिना ओडिशा सरकार को चाहिए कि आदिवासी हितों के लिए जो प्रावधान किया गया है उसका भरपूर लाभ लोगों को दिलाए। हम पहली ऐसी सरकार है जिन्होंने जहां खनन होता है वहां के नागरिकों के लिए कुछ हिस्सा फिक्स कर दिया। भाई और बहनों, केंद्र सरकार के फैसले के बाद इस एक निर्णय के कारण उड़ीसा को भी 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि प्राप्त हुई है। लेकिन दुख की बात है, 4,000 करोड़ में से यहां की सरकार बहुत कम पैसा खर्च कर पाई है। वो पैसा वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। मैं हैरान हूं, यहां की सरकार को हो क्या गया है। पैसे हैं, लोगों को जरूरत है, लोगों का हक है, लेकिन सरकार सोई है। अरे लोगों की परेशानी की दूर करो, चुनाव तो आएंगे जाएंगे, ये रुपये पड़े हैं, ये मेरे आदिवासी भाई बहनों का अधिकार है। ओडिशा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल पहुंचेंगे, जहां वो कोल्लम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 पर कोल्लम बाईपास का उद्घाटन करेंगे। 13 किलोमीटर लंबे 2 लेन वाले इस बाईपास पर 352 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस परियोजना से आलपुझा और तिरुवनंतपुरम के बीच यात्रा का समय कम हो जाएगा और कोल्लम शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या भी कम होगी। प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभ स्वामी मंदिर में दर्शन करेंगे और वहां कुछ सुविधाओं के शुभारंभ की निशानी के रूप में एक पट्टिका का अनावरण भी करेंगे। प्रधानमंत्री की कोल्लम की ये तीसरी आधिकारिक यात्रा है। 2 दिवसीय वैश्विक उड्डयन शिखर सम्मेलन 2019 आज मुंबई में शुरू हो गया है। सम्मेलन में सरकार ने साल 2040 के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। सरकार आज पहली हवाई माल परिवहन नीति का भी ऐलान कर सकती है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु 2 दिन के सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर सुरेश प्रभु ने कहा कि सरकार की कोशिश अगले 15 से 20 साल में देश में 100 नए एयरपोर्ट निर्माण की है।
नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि विमानन की मौजूदा जरूरतों को पूरा करने के लिए देश को 2300 विमानों की आवश्यकता है और इसलिए एक समर्पित विनिर्माण नीति की आवश्यकता है। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी देश में बढ़ती विमानन जरूरतों को अपनी राय रखी। सम्मेलन में 800 ग्लोबल डेलीगेट्स, 14 देशों के नागर विमानन मंत्री समेत 100 से ज्यादा कंपनियों के सीईओ शामिल हो रहे हैं। वैश्विक उड्डयन शिखर सम्मेलन का शीर्षक है सभी को और विशेष रूप से 6 अरब लोगों को हवाई यात्रा की सुविधा देना। और इस सम्मेलन पर नजर बनाए हुए हमारे संवाददाता कृति मिश्रा, जो कि मुंबई से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। कृति, हम जानते हैं जो विमानन क्षेत्र की ज़रूरतें हैं सरकार उन पर खास तौर से ध्यान दे रही है और अभी सरकार ने साल 2040 के लिए विजन डॉक्यूमेंट भी जारी किया है। क्या खास बातें अब तक सम्मेलन से निकल कर आई हैं? जी प्रीति, देखिए लगातार जो सरकार का फोकस है वो किस तरह से सिविल एविएशन लोगों तक पहुंचाया जाए, एक्सेसिबल बनाया जाए और ज्यादा अफोर्डेबल बनाया जाए, उसको लेकर देखिए कैसे उड़ान की घोषणा की थी 2016 में, उसके बाद उड़ान 2 और अब उड़ान 3 भी बहुत जल्दी सरकार लॉन्च करने वाली है। आज विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च हुआ 2040 तक का, जहां पर सरकार की ये उम्मीद है कि 100 से ज्यादा एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। इसके साथ ही अगर एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो तकरीबन 2000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट भारत को चाहिए होंगे और उसकी मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट जो भारत में हो, पूरा एयरक्राफ्ट भारत में मैन्युफैक्चर हो, उसके लिए भी एक विजन सरकार का है। साथ ही साथ बहुत जल्दी एयर कार्गो पॉलिसी भी आने वाली है, जिससे जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको किस तरह से उसका एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सके, उस पर भी काफी सरकार का फोकस है। और साथ ही जो एयर ट्रैवलर्स हैं जो 20% की दर से लगातार हर साल बढ़ रहे हैं, उस पर भी सरकार का फोकस है। और लगातार सरकार ने ये बात कही है कि हवाई चप्पल से लेकर हवाई जहाज की यात्रा जो है वो लोगों के लिए सुगम बनाना है, और वो उसका हम यहाँ पर एक जो कह सकते हैं कि एक प्रतिरूप यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिल रहा है। प्रीति, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कृति। दूरदर्शन आज विज्ञान संचार के क्षेत्र में सराहनीय कदम उठा रहा है। दिल्ली में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन की मौजूदगी में इंडिया साइंस का लोकार्पण किया जा रहा है। ये एक इंटरनेट बेस्ड टीवी चैनल है जो 24 घंटे ऑनलाइन मुहैया रहेगा। इसके अलावा दूरदर्शन पर डीडी साइंस में पहली बार 1 घंटे का विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े विषयों पर कार्यक्रम रोजाना प्रसारित किया जाएगा। इस मौके पर प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर और विज्ञान प्रसार के निदेशक नकुल पराशर समेत कई हस्तियां मौजूद हैं। Satye Sarvam Pratishthidam. Everything is established in the truth, and this to me is the essence of scientific temper, or the pursuit of truth, or the spirit of inquiry that encompasses all science. And so I'm very hopeful that this hour dedicated to science will inculcate that temper, that spirit of inquiry. Albert Einstein has often said that never stop asking questions. I think the younger generation, especially the school children, should when they learn science, it has to be with that spirit of inquiry, that effort to keep asking questions, to get to the bottom of what is the underlying science, what is the underlying technology behind all that is around us that's happening. So with that spirit and in that hope, my very best wishes to both the teams of Doordarshan and Vigyan Prasar for making this happen. And hopefully at some point this will evolve into a 24/7 science channel on Doordarshan. 71वें सेना दिवस पर कृतज्ञ राष्ट्र बहादुर जवानों के बलिदान और दृढ़ संकल्प को याद कर रहा है। सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन जनरल KM करियप्पा आजाद भारत के पहले सेना प्रमुख बने थे, इसलिए इस दिन को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। सेना दिवस की परेड का आयोजन करियप्पा परेड ग्राउंड में हुआ, जहां सेना प्रमुख बिपिन रावत ने परेड की सलामी ली। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने कहा कि भारतीय सेना पश्चिमी सीमा पर आतंकी गतिविधियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। सेना प्रमुख ने कहा कि हमारी पश्चिमी सीमा से लगा देश आतंकी समूहों का सहयोग कर रहा है, हम उससे प्रभावी तरीके से निपट रहे हैं। नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर पूरी सक्रियता और मजबूती के साथ हमारी सेना ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिस कारण उनको जान और माल दोनों का भारी नुकसान होता आ रहा है। हम दुश्मन को चेतावनी देते हैं कि किसी भी प्रकार की शत्रुपूर्ण कार्रवाई पर हम भारी कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएंगे। हमारे पश्चिमी पड़ोसी देश आतंकवादियों
को सहायता जारी रखे हुए है। हमारे घुसपैठ विरोधी ऑपरेशंस जारी हैं और रहेंगे। मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि हम दुश्मन पर नैतिक प्रभुत्व बनाए हुए हैं और आगे भी बनाए रखेंगे। उत्तरी सीमाओं पर एक पूर्णतः सरकार नीति लागू की गई है। हमारी दोनों सेनाओं ने तैनात सैनिकों को नए निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने के लिए प्रयत्न जारी हैं। लेकिन हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा की लगातार समीक्षा करते रहेंगे और हमारे जवान इस कार्रवाई में किसी प्रकार का समझौता नहीं होने देंगे। इतिहास में पहली बार एक महिला अफसर ने पुरुषों की टुकड़ी की परेड का नेतृत्व किया। 144 पुरुष अफसरों की सैन्य टुकड़ी की अगुवाई लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी ने की। परेड के दौरान सेना ने अपने बेड़े में शामिल नवीनतम मिसाइलों, टैंकों, तोपों और अन्य हथियारों का प्रदर्शन किया। सेना के जवानों ने परेड के दौरान हैरत अंगेज करतब भी दिखाए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सेना दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के सभी फौजी भाई बहनों, युद्धवीरों और उनके परिवारों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि आप हमारे राष्ट्र के गौरव हैं और हमारी आज़ादी के रखवाले हैं। सभी भारतवासी चैन की नींद सो सकते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा है कि आप हमेशा चौकन्ने और सतर्क रहते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सेना दिवस पर हमारी सेना के वीर अधिकारियों, सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के शौर्य और निष्ठा को प्रणाम किया। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि हमारा दायित्व है कि हमारी सेना के मनोबल और सम्मान सदैव ऊंचा रहे। सेना को आधुनिक उपकरण और सुविधाएं प्राप्त हो। देश में सामरिक शोध और अनुसंधान को तीव्रतर करना जरूरी है। हमारा रक्षा उत्पादन सेना की जरूरत के अनुसार गुणवत्तापूर्ण हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना दिवस के अवसर पर जवानों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि हम सभी देशवासियों को अपने सैनिकों के दृढ़ संकल्प और समर्पण पर गर्व है। और अब बात कुंभ की। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन कुंभ शाही स्नान के साथ शुरू हो गया है। मकर संक्रांति के मौके पर शाही स्नान के साथ ही प्रयागराज में कुंभ का शंखनाद हो गया है। कड़ाके की सर्दी में भी अलग अलग अखाड़ों के साधु गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में आध्यात्म की चमक और अनगिनत भावों से भरी हुई है। कुंभ की तरंग में बहते जटा जूटधारियों के रंग ढंग रोमांचित करने वाले हैं। कुंभ सिर्फ संस्कारों का सैलाब नहीं, यहाँ सिर्फ साध्य, साधक और साधना नहीं है, बल्कि ऐसी अजब गजब चीजें हैं जो कुंभ के रंग में रंग जाने को बाध्य कर देती हैं। हर हर महादेव के उद्घोष वातावरण में गूंज रहे हैं। प्रयागराज में संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। कुंभ में इस बार 12 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। मेले में करीब 20 लाख विदेशी सैलानियों के पहुंचने की भी उम्मीद है। इस बार के कुंभ में भव्यता और दिव्यता दोनों की झलक नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ 2019 का आगाज हो चुका है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों के संगम स्थल पर नागा साधुओं और फिर दूसरे अखाड़ों के साधु और संतों के शाही स्नान के बाद श्रद्धालु भी संगम तट पर डुबकी लगा रहे हैं। सूर्य की पहली किरण के साथ ही प्रयागराज कुंभ में शाही स्नान शुरू हो गया है। सुबह सबसे पहले पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के साधु संत पूरे लाव लश्कर के साथ शाही स्नान को संगम तट पर पहुंचे। इसके साथ अखाड़ों के स्नान का क्रम शुरू हो गया। हाँ, शाही स्नान हमारा सबसे पहले पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े का है और अब हम सब लोग सनातनी सेना जो हमारी आर्मी है, ये सनातनी आर्मी है, आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा स्थापित ये हमारी सनातनी आर्मी जो आज भारत सरकार की है, वो हम नागा साधुओं की सनातनी
धर्म की रक्षा के लिए हमारी आर्मी है। इसलिए हर देशवासियों की धर्म की रक्षा के लिए भारत जो हमारी वैदिक संन्यास परंपरा नागा संप्रदाय है, ये हमारे एक बहुत महत्वपूर्ण धर्म का अंग है। पहले शाही स्नान पर्व पर अखाड़ों के नागा सन्यासियों, महामंडलेश्वरों, साधु महात्माओं समेत लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाकर कुंभ का श्री गणेश किया। पूरे देशवासियों को और विश्व के लोगों को जो इस आस्तिक परंपरा में आस्था रखते हैं, उनको मैं बहुत बहुत मकर संक्रांति की शुभकामना देती हूँ। और यह मकर संक्रांति लोगों के जीवन में सुख समृद्धि लेकर के आए। मेरा देश खुशहाल रहे, मेरे देश के लोग खुशहाल रहें। और ये है भारतीय परंपरा का एक अद्भुत कुंभ है। विश्व में ऐसा कुंभ कहीं नहीं लगता है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का संगम में डुबकी लगाने का सिलसिला जारी है। स्नान के दौरान श्रद्धालुओं ने हर हर गंगे के जयकारे लगाए। प्रशासन की तैयारियों को लेकर श्रद्धालु काफी खुश नजर आ रहे हैं। Well, it's the first time, obviously, and it's pretty amazing. We woke up really early, and we have the chance to be with a group and with indie people who are leading us through the crowd and explaining us what is happening. Yeah, same. It was a great experience to follow procession, to be part of this procession. Thank you for hosting us. Yeah. इस बार सुरक्षा के खास प्रबंध किए गए हैं। 21,000 सुरक्षाकर्मी, 40 फायर स्टेशन और 12 एनडीआरएफ टीमें तैनात हैं। 1400 सीसीटीवी के अलावा इंटीग्रेटेड सेंट्रल कंट्रोल और कमांड सेंटर स्थापित किया गया है। महिला श्रद्धालुओं के लिए पहली बार 3 महिला पुलिस यूनिट तैनात की गई हैं। 40 तो हमारे फायर स्टेशन हैं, 15 चौकियां जो अखाड़ों में खड़ी हम लोगों ने लगाई हैं और वाटर हाइड्रेंट्स हैं, जिससे कि तत्काल कोई बात होती तो हम उसको कवर कर सकें। कुंभ परिसर पहले के मुकाबले करीब 2 गुना क्षेत्र में बनाया गया है। 1 लाख से ज्यादा शौचालय के साथ ही सरकार स्वच्छता पर विशेष जोर दे रही है। करीब 5.5 किलोमीटर के घाट विकसित किए गए हैं और 35 घाट निर्मित किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को सुविधापूर्वक स्नान की व्यवस्था की जाए। और घाटों में सारे लाइट से लेके बैरिकेडिंग से लेके सुरक्षा, जल पुलिस की तैनाती से लेके सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक कुंभ मेला 4 मार्च तक चलेगा। इस बार इसमें करीब 13 से 15 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। इस बार कुंभ की थीम स्वच्छ कुंभ और सुरक्षित कुंभ है। शाही स्नान के साथ ही कुंभ का आगाज हो गया है। करीब 1.5 महीने चलने वाले इस पर्व में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटेंगे। कैमरामैन डीके पांडे के साथ नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, प्रयागराज। और प्रयागराज से सीधे जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नव विक्रम सिंह हमारे साथ। नव विक्रम, लगातार आप तस्वीरें कुंभ को लेकर हमें दिखा रहे हैं और जो एक आंकड़ा मोटे तौर पर सामने आ रहा है, क्या उसके बारे में आप बता पाएंगे? लाखों लोग अब तक डुबकी लगा चुके हैं और भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता साफ तौर पर वहां नजर आ रही है। बिल्कुल प्रीति, यहाँ पर करीब अभी तक जो खबर है 80 लाख के आसपास लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं, क्योंकि करीब 2:30 बजे के आसपास से जो शुभ मुहूर्त है स्नान का वो शुरू हो गया था। प्रयाग में जो श्रद्धालुओं की भीड़ जुटना शुरू हो गई थी, उसके बाद से लगातार इसके लिए प्रशासन ने इंतजाम भी किए हैं। बड़ा ही कम वक्त दिया जा रहा है स्नान के लिए। हालांकि प्रशासन की कोशिश है कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं दूर दूर से, वो संगम किनारे और नदी किनारे डुबकी लगाएं। ऐसे में जो इंतजाम किए गए हैं वो चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। साथ ही श्रद्धालुओं की तादाद में आप मेरे पीछे देख सकती हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। सुबह 2:30 बजे का वक्त करीब और दूसरे रास्तों से लगातार ये एक तरह से जो श्रद्धालुओं का तांता है, जो जमावड़ा है, वो लगातार प्रयाग की तरफ बढ़ रहा है। जहां से भी कानपुर की तरफ से अगर बात करें, पटना की तरफ से लगातार ये आंकड़ा संगम पर हर कोई अपनी आस्था को लेकर यहाँ पर आया है और वो संगम नगरी में एक बार डुबकी लगा लेना चाहता है। बिल्कुल, और कानपुर और पटना ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं
कुंभ में यहाँ स्नान करने और उसकी जो निराली छटा है वो देखने के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नवविक्रम आपका इस बातचीत के लिए और इस जानकारी के लिए। आइए अब खेल की खबरों का रुख करते हैं। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों का दूसरा मुकाबला एडिलेड में खेला जा रहा है। 299 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 58 रन बना लिए हैं। कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा क्रीज पर हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 50 ओवरों में 9 विकेट गंवाकर 298 रनों का स्कोर खड़ा किया। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहले वनडे में भारत को 34 रनों से मात देकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।